वेलकम टू द पास्ट पेपर सीरीज। सो आज की इस वीडियो में भी हम ओरिजिनल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे एंड पर्टिकुलरली ई कैट 2025 टेस्ट 1 के ओरिजिनल क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल ट्रिक्स और टिप्स आपको जानना जरूरी हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया वन रूट ऑफ द इक्वेशन एंड हियर वी हैव द इक्वेशन। सो अगर आप फोकस करें तो ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। तो वो जो 2 रूट्स हैं उनमें कहा गया है कि वन रूट के जो एक रूट है ऑफ द इक्वेशन वो क्या है? वो रेसिप्रोकल है ऑफ अदर, यानी कि वो दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है। इसका मतलब ये होगा कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 ओवर अल्फा होगा जो कि उसका रेसिप्रोकल है। सो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर आपको बताना क्या है? आपको k की वैल्यू को बताना है। सो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, इसका ट्रिक क्या है? तो एक सिंगल ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को अंडर 5 सेकेंड्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि जब रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हों, सो उस वक्त एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट होता है इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। तो क्योंकि रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 और कांस्टेंट k-4 आपने स्ट्रेट अवे इन दोनों को क्या रख लेना है? इक्वल रख लेना है। इनफैक्ट इक्वल रखने की भी जरूरत नहीं है, आप मेंटल मैथ से इसको स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। अब यहां पर आप -4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +4 होगा। सो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो 6 आ जाएगी। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि k = 6 किस ऑप्शन में है? इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया if square root of a plus b square root of 2 equal 4 into 4 plus square root 2 whole power -1, यहां पे आपको नजर आ रही है। तो इस इक्वेशन में से आपको करना क्या है? वैल्यूज बतानी है a की एंड b की। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है और ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे तो इसमें टाइम भी लगेगा। तो होता यह है कि हम बहुत से ऐसे क्वेश्चंस से टाइम निकालते हैं जो कि ट्रिक से सॉल्व हो रहे होते हैं और इन क्वेश्चंस पे वो टाइम इन्वेस्ट किया जाता है जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन को अगर हैंडल करना हो तो वो हम अंडर 5 सेकंड हैंडल कर सकते हैं और उसी क्वेश्चन का टाइम हम निकाल के इस तरह के क्वेश्चंस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अब मैं इस पर बात करने जा रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। सो सबसे पहले अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव a प्लस b स्क्वायर रूट ऑफ 2 गिवन है और इस तमाम पर भी स्क्वायर रूट है और इक्वल के दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहां पे 4 लिखा है और 4 के साथ साथ आप देखिए ये जो चीज मेंशन्ड है इसकी पावर क्या है? -1। तो इस -1 को हैंडल करने के लिए मैं इस तमाम चीज को डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, दैट इज 4 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो जब मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो पहले जो इसकी पावर -1 थी वो अब क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप नोटिस करें तो ये जो राइट हैंड साइड है इसमें आपको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 नजर आ रहा है जो कि इर्रेशनल है। तो अप्रोच ये कहती है, मेंटल अप्रोच ये कहती है कि हमें इसको सबसे पहले रैशनलाइज कर लेना चाहिए और आप सब जानते हैं कि ये कैसे करना है। सो यहां पर ये 4 प्लस स्क्वायर रूट 2 है तो मैं यहां पर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड कर रहा हूं 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 से। ऑब्वियसली इससे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा? इसका इंपैक्ट ये आएगा कि यहां पर ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 को हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, जबकि यहां पर ये a प्लस b और a माइनस b डिनोमिनेटर में a प्लस b a माइनस b वाली सिचुएशन है। सो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे तो ये हमारे पास 4 है और यहां पर ये 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 मौजूद है, जबकि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे। 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 करने से क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, अगर आप नोटिस करें तो 2 2 4 और 2 7 14 होगा। सो ओवरऑल अब सिचुएशन ये है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर a प्लस
बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है जिसपे होल स्क्वायर रूट भी है, ये राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई होने के बाद वो हो चुका है 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 और 7 नजर आ रहा है। सो न्यूमरेटर में 2 है और यहाँ पर आपको 7, तो 2/7 ऐसे लिख लेते हैं और इसके साथ ये 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। अब क्योंकि मुझे फाइंड करना है वैल्यूज ऑफ ए एंड बी को, तो अभी हम देख सकते हैं इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है, तो मुझे स्क्वायर रूट को खत्म करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूंगा। सो मैं यहीं पर इसी स्टेप में ये काम करने जा रहा हूं, मैं इधर भी स्क्वायर कर रहा हूं और राइट हैंड साइड पर भी मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं। अब इससे इंपैक्ट मजीद ये आएगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, सो दैट विल बी a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पर ये 2/7 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। और यहां पर 4 माइनस स्क्वायर रूट 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, तो वो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 2ab, तो माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन यहां पर बन रही है। सो ओवरऑल अब यहां पर जब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या है, सो लेफ्ट हैंड साइड पर तो उसी तरह से a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 मौजूद है, जबकि राइट हैंड साइड पर वी हैव 4/49 और इसके साथ ही साथ 16 प्लस 2 क्या होगा, दैट विल बी 18 और साथ ही साथ ये माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। सो यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इक्वल के इस तरफ ये 4 मल्टीप्लाई होगा 18 से, तो ये 72/49 हो जाएगा और फिर ये 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, तो ये माइनस भी है, तो ये 4 8 ज़ा 32 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 49 और साथ ही साथ इसके स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। तो यहाँ पर अब हम इस सिचुएशन तक पहुँच चुके हैं। सो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है, b मौजूद है और यहां पर स्क्वायर रूट 2 के साथ क्या है, माइनस 32/49 है। सो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि b की वैल्यू क्या है, वो माइनस 32/49 है। और बिल्कुल इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन डेवलप करें तो जैसे कि यहाँ पे आपको a नज़र आ रहा है, सो a के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपको 72/49 नज़र आ रहा है। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 72/49। सो इस तरह से आप a और b की वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ कंपैरिजन। अब आप देखें a की वैल्यू और b की वैल्यूज़ जो हमने यहाँ पे फाइंड की हैं, आपको अगर ऑप्शंस में देखें तो अल्फा ऑप्शन में नज़र आ रही हैं। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से हम इस कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल कर रहे होंगे। इसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। सो इन दैट क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा है, सो कहा गया है इफ A works twice as fast as B। सो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स का जिक्र हुआ है, एक कैरेक्टर है A और एक कैरेक्टर है B और कहा गया है कि जो A है उसके जो काम करने की स्पीड है वो क्या है, ट्वाइस एज फास्ट, तो वो 2 गुना तेज काम करता है, किसकी निस्बत, बी की निस्बत। अब कहा जा रहा है एंड दे बोथ कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, और अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं, यहां पे कहा गया है एंड दे बोथ कंप्लीट, बोथ का वर्ड है कि जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं, 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तमाम इंफॉर्मेशन के बाद आपसे कहा जा रहा है कि देन बी, कि अगर बी अकेला कर रहा हो काम, सो बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, कि अगर उसको काम करना पड़े, किसको, अकेले बी को। सो अब आपने बताना है कि फिर कितने दिन लगेंगे, तो हमें इस चीज को डिस्कस करना है। सो यहां पर अगर हम जर्नल रिजल्ट की बात करें, सो जर्नल रिजल्ट इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या होता है, जब दो लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, बोथ, यानी कि लेट्स से कि एक शख्स ए है एंड एक शख्स बी है, और ए जो है वो काम कंप्लीट कर लेता है ए आवर्स में या ए डेज के अंदर, और बी जो है वो काम कंप्लीट कर लेता है बी आवर्स में या बी डेज के अंदर। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ट्रिक ये होता है कि ए और बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय दोनों का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। सो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने टाइम में कर लेंगे, तो यहां से हमें वो चीज मिल जाती है। अब यहां पर बताया गया है कि जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में कर लेते हैं, तो बताया गया है कि वो 15 दिनों में कर लेते हैं। सो यहां पर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये टाइम लगता है बाय फॉर्मूला, और ये किसके इक्वल होगा, वो 15 के इक्वल होगा एज पर द क्वेश्चन स्टेटमेंट। अब यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहां पर बी को फाइंड करना है, जैसा कि आपको बताया गया है। अब आप करें क्या, सो यहां पर हम करेंगे ये कि हमें
बी के बारे में लेट से कहा जा रहा है कि बी, जो भी बी के काम करने की स्पीड है, ए के काम करने की स्पीड क्या है, वो डबल है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अगर बी काम खत्म करता है 2n डेज के अंदर, तो ए काम कितने टाइम में खत्म कर लेगा, फिर वो n डेज के अंदर खत्म कर लेगा। जो बी को टाइम लग रहा है उसके आधे टाइम में ए ने काम कर लेना है। उसकी वजह यह है कि ए जो है वो 2 गुना तेज है, तो क्योंकि ए तेज है तो ए जल्दी काम करेगा ना, तो अगर बी को 2n डेज लगेंगे तो ए तो जल्दी कर लेगा, तो ए क्या करेगा, उन 2n के हाफ डेज में काम कर लेगा। तो 2n का हाफ करेंगे तो वो n डेज बन जाएंगे। सो इस तरह मैंने यहां पर बी के लिए 2n रख लिया और ए के लिए n डेज रख लिया। अब मैं करूंगा यहां पर ये कि मैं ए की जगह n और बी की जगह 2n को प्लेस कर दूंगा। सो ये इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी, और नीचे भी ए की जगह क्या आ जाएगा, n, और बी की जगह 2n, और ये इक्वल किसके होगा, 15 के इक्वल होगा। सो यहां से आपको एक्चुअली n की वैल्यू मिलेगी। सो यहां पर ये 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर ये n प्लस 2n ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3n। इस 3n को इधर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 45n आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। अब यहां पर मैं इस एक n को इस एक n से क्या कर रहा हूं, कैंसिल कर रहा हूं। सो यहां से मुझे n के बारे में पता क्या लग रहा है, वो क्या है, वो 45/2 है। तो मुझे यहां से n के बारे में पता चल गया। अब मुझे एक्चुअली क्या फाइंड करना था, तो मुझे क्वेश्चन में कहा गया था कि मुझे बी के बारे में फाइंड करना है कि वो कितना टाइम ले रहा है। अब बी ले रहा है 2n डेज। सो अब यहीं से बी के बारे में मुझे पता चल सकता है ये 2, और ये जो n है, n की जगह मैं क्या प्लेस करूंगा, यहां से मैंने क्या फाइंड किया, 45/2। सो n की जगह मैं 45/2 को प्लेस कर दूंगा, तो 2 से कैंसिल होगा। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि बी को कितने दिन लगेंगे, वो 45 डेज लगेंगे अगर बी अकेला काम कर रहा होगा। सो ऑप्शंस में देखें तो 45 डेज आपको अल्फा में नजर आ रहा है। सो अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो यहां पे कहा गया है द सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200। सो हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जो 100 और 200 के दरमियान में होंगे। यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है कि वो बिटवीन, यानी कि 101, 102 और इस तरह से हम चलते जाएं तो 200 से पहले होते हैं 199। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो 100 और 200 के दरमियान हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इनमें वो वाले नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि जो 7 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो अगर हम उनकी बात करें, सो यहां पर 101, 102, 103 अगर आप इस तरह से चलें तो जो पहला नंबर 7 से कंप्लीटली डिवाइड होता है वो 105 होता है। अब 105 के बाद जो अगला नंबर है वो इसमें 7 ऐड करके आएगा और वो क्या होगा, वो 112 होगा। इससे नेक्स्ट नंबर फिर 7 ऐड करेंगे तो वो 119 होगा, और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसके बाद जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, यहां पर 119। सो अगर आप देखें तो ये 19 जो है, अगर हम इस तरह से सोच लेते हैं तो 7 2 जा 14, और यहां पर क्या आ जाएगा, 19 में से 14 माइनस करेंगे तो 5। सो 7 8 जा 56 होता है, यानी ये 5 के साथ, तो यहां पर इसका मतलब है 6 होना चाहिए, यहां पर भी 6 होना चाहिए ताकि वो 6 नीचे उतरे। सो लास्ट नंबर कौन सा होगा, 196 होगा। इस तरह से आप जज कर सकते हैं। सो यहां पर ये 196 है। तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो क्या है, डिविजिबल बाय 7 हैं और 100 और 200 के दरमियान है। अब आपको करना क्या है, आपको इन तमाम का क्या करने को कहा जा रहा है, यहां पे आप वर्ड देख सकते हैं, सम का वर्ड है। सो एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें इसका सम करना है। तो ये सम अब हम किस तरह से कर रहे होंगे, सो बुनियादी तौर पर ये 105, इसके बाद 112 प्लस 119 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 196, तो हमें ये करना है। और ये एक्चुअली एक अरिथमेटिक सीरीज है। उसकी बहुत क्लियर रीजन ये है कि आप देख सकते हैं यहां पर जो डिफरेंस है वो 7 7 का है ना, 7 ऐड हो के नेक्स्ट टर्म बन रही हैं। तो यहां पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस 7 का है तो ये अरिथमेटिक सीरीज है। सो अरिथमेटिक सीरीज में अगर मुझे सम करना हो तो हम जानते हैं कि अरिथमेटिक सीरीज के सम के लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, दैट इज n/2 इंटू a1 प्लस an। तो हम यहां पर इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है a1
और दिस इज द nth टर्म विच इज द लास्ट टर्म an. सो मैं इन दो टर्म्स को यहां पे प्लेस कर दूंगा. बट द पॉइंट इज कि क्या मुझे n के बारे में पता है, क्या नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? तो मुझे n के बारे में नहीं पता, तो मैंने n को भी तो फाइंड करना है. सो n कैसे फाइंड किया जाता है? सो n को फाइंड करने के लिए यहां पर जो स्ट्रेट अवे इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप nth टर्म में से माइनस कर दें फर्स्ट टर्म और उसको डिवाइड कर दें कॉमन डिफरेंस d के साथ और फिर उसमें 1 ऐड कर दें, सो यहां से आपको n मिल जाता है. बुनियादी तौर पर यह फॉर्मूला भी हम इसी से बनाते हैं जो आप पढ़ चुके हैं, an इज इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो आप इसी फॉर्मूले से आप इसको डेवलप कर रहे होते हैं. तो अब मैं यहां से स्ट्रेट अवे n को कैलकुलेट कर सकता हूं. सो यहां पर जो nth टर्म है वो क्या है? वो 196 है, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? वो 105 है, और इसको डिवाइड करना है कॉमन डिफरेंस के साथ. तो क्योंकि यहाँ पे 7 का डिफरेंस है तो 7 से डिवाइड करेंगे और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा. सो 196 में से जब हम माइनस कर देंगे 105 को तो ये क्या आ जाएगा? ये 91 आ जाएगा और ये 7 से डिवाइड होगा और फिर +1 हो जाएगा. 91 को जब हम 7 से डिवाइड कर देंगे सो इट विल बी 13 + 1 ये क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा. सो अब हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं. सो यहाँ पर n की जगह मैं 14 प्लेस करूंगा तो 14/2. a1 क्या है? वो 105 है फर्स्ट टर्म, और इसके बाद an क्या है? वो लास्ट टर्म है, दैट इज 196. सो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें. सो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा जो कि आपको मिल रहा है ऑप्शन अल्फा के अंदर विच इज 2107. सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. सो यहाँ पर अरिथमेटिक सीरीज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं. जिस तरह का भी सवाल हो, जैसे यहाँ पे राइट नाउ डिविजिबल बाय 7 है, डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 7, उन तमाम सिचुएशंस के अंदर वो अरिथमेटिक सीरीज ही बन रही होगी. अब जैसे डिविजिबल बाय 7 है तो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या लिया? 7 लिया. अगर डिविजिबल बाय 4 होता तो कॉमन डिफरेंस 4 का होता. अगर डिविजिबल बाय 6 होता तो कॉमन डिफरेंस 6 का होता. ये यहां पर आइडिया होता है. इसके बाद प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? सो हमें ये कुछ टर्म्स नजर आ रही हैं और आपसे कहा जा रहा है इज एक्सपेंशन ऑफ, कि ये किसकी एक्सपेंशन से ये टर्म्स बनेगी. और नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शंस के अंदर वी हैव बाइनोमियल्स, जिसमें आपको ये दो टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल्स है ना. तो आपको करना ये है, अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की ये होगी कि आप इन तमाम को बारी बारी बाइनोमियल एक्सपेंशन से इनकी एक्सपेंशन करेंगे और देखेंगे कि किसकी एक्सपेंशन इसके साथ मैच कर रही है, और जिसकी एक्सपेंशन मैच कर जाएगी वही इसका आंसर होगा. सो इस तरह से हम अप्रोच करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अल्फा हो जाएगा. इस क्वेश्चन को जज करने का एक स्ट्रेट अवे और भी तरीका है. वो जो दूसरा तरीका है वो क्या है? सो उसको यहां पर मैं एक्सप्लेन करने के लिए हम रिकॉल कर लेते हैं बाइनोमियल थ्योरम को, जो कि है a + x होल पावर n. अगर गिवन है तो ये तमाम इक्वल किसके होता है? तो ये क्योंकि n है तो ये स्टार्ट होता है nc0 से, और फिर ये जो पहली टर्म है a, इसकी पावर क्या होती है? इन दोनों का डिफरेंस. तो ये n-0 का ऊपर n है, नीचे 0 तो n-0. और सेकंड टर्म क्या है? x, उसकी पावर क्या होती है? जो नीचे होता है. तो यहां पे 0 है तो 0 आ जाएगा, प्लस अब आपने nc0 से स्टार्ट किया है, उसके बाद nc1 आएगा तो a की पावर इन दोनों का डिफरेंस होगा n-1, और x की पावर यहां पे 1 है तो 1 आएगा, प्लस इसी तरह से आगे चलेंगे तो nc2. सो a की पावर क्या होगी? अब यहां पर n और 2 है तो ये n-2 होगा, और x की पावर यहां पे 2 है तो 2 आएगा, प्लस अब ये पैटर्न आप इसी तरह से लेके चलेंगे और ये कहां तक जाएगा? सो हम स्टार्ट किया हमने nc0 से, फिर nc1, फिर nc2, और ये यहां पर ncn तक आ रहा होगा. और अब क्या होगा? a की पावर n-n, इन दोनों का डिफरेंस, और x की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा. तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही है. सो दिस इज एक्चुअली बाइनोमियल थ्योरम. अब इस बाइनोमियल थ्योरम के हवाले से कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस हैं जिन्हें मैं यहां पे अगर यूज करूं वो ये है कि अगर n कॉम्बिनेशन 0 की बात की जाए तो वो 1 होता है, अगर n कॉम्बिनेशन n की बात की जाए तो वो भी 1 होता है. सो यहां पे नोटिस करें तो ये जो n कॉम्बिनेशन 0 है ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अब ये जो n कॉम्बिनेशन n है ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. x की पावर 0 जो है ये भी क्या होता है? 1 होता है. और यहां पर ये भी a की पावर 0 नहीं बनेगी, तो a की पावर 0 ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 1 ही हो जाएगा. सो यहां पर मैं अगर 1 प्लेस कर देता हूं तो अब होगा क्या? ये भी 1 और ये भी 1. यहां पर एक्चुअली क्या रह जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बच जाएगा x की पावर, इनफैक्ट यहां पे पहले a है तो a की पावर सिर्फ क्या रह जाएगा?
n रह जाएगा। और इसी तरह से यहां पर भी आप क्या करेंगे, इनको इरेज कर देंगे, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो यहां पे सिर्फ x की पावर n रह जाएगा और यहां पर a की पावर n। सो अब मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, सो लास्ट टर्म में x की पावर n होगा और फर्स्ट टर्म में a की पावर n होगा। सो अब ये बाइनोमियल थ्योरम की ये वाली जो फॉर्म है, अगर आपको ये पता है, सो दैट मेक्स वेरी क्लियर सेंस कि यहां पर ये a प्लस एक्स है ना, तो इसकी जब एक्सपेंशन करते हैं तो पहली टर्म क्या होती है, यहां पर a है तो a की पावर n और यहां पर x है तो लास्ट टर्म क्या होती है, x की पावर n। अगर आपको ये दो बातें पता है तो आप ये सवाल डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, तो यहां पे आप देखें, सो अल्फा ऑप्शन में 1 माइनस 2x की पावर क्या है, 4 है। सो यहां पर 1 की पावर 4 ये पहली टर्म होगी इसकी एक्सपेंशन के अंदर, और इसकी एक्सपेंशन में जो आखिरी टर्म बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी माइनस 2x की पावर 4। तो 1 की पावर 4 1 होगा और माइनस 2x की पावर 4 करेंगे तो ये 16x पावर 4 आ जाएगा। सो आप यहां पे नोटिस करें तो यहां पर भी फर्स्ट टर्म 1 है और जो लास्ट टर्म है वो 16x पावर 4 है। सो इस तरह से समहाउ ये जज किया जा सकता है कि अल्फा इसका आंसर है। इस ट्रिक के साथ आप इस चीज को भी जज कर सकते हैं कि चार्ली इसका आंसर नहीं बनेगा, डेल्टा इसका आंसर नहीं बनेगा, और चांस हो सकता है कि बीटा इसका आंसर है, लेकिन बीटा भी आंसर नहीं होगा क्योंकि बीटा के अंदर दोनों साइंस क्या है, नेगेटिव हैं, तो और पावर इवन है तो ये नेगेटिव आप कॉमन ले लेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, यही तमाम चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 2x होल पावर 4। तो जब मैं इसको इस तरह से लिखता हूं और दरमियान में प्लस है तो इसकी एक्सपेंशन की हर टर्म पॉजिटिव होगी, लेकिन आप यहां पे देखें तो एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो यहां से यह भी जज हो जाएगा कि बीटा भी इसका आंसर नहीं होगा। सो ओवरऑल आप स्ट्रेट अवे, अगर आपकी बाइनोमियल थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप स्ट्रेट अवे ये जज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, वो अल्फा ही होगा। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या कहा गया। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट किसको करना है, यहां पर ये 2 प्लस साइन y को इंटीग्रेट करना है, एंड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज कि आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहां पे dy लिखा हुआ है। सो कैसे किया जाएगा, सो यहां पर ये जो लिमिट्स हैं 0 से π/2, इन लिमिट्स को पहले एज इट इज लिखेंगे। अब यहां पर अगर हम 2 की इंटीग्रेशन करें तो विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो 2x होती है, जब आप विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, 2y हो जाएगी। सो राइट नाउ तो मैं 2 को अलग ही लिख रहा हूं यहां पे, और 2dy, और फिर प्लस ये वही बात 0 से लेके लिमिट्स क्या है π/2, और ये साइन y है और इसके साथ भी क्या है, dy है। सो ये मैंने इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया है, आप चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी ऑब्वियसली कर सकते हैं। सो 2 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये 2y होगा, और इस पे लिमिट्स क्या हैं, 0 से लेके π/2, प्लस यहां पर अब साइन y की इंटीग्रेशन की बात करनी है। सो साइन y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगी, वो माइनस कॉस y हो जाएगी, क्योंकि साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होती है ना। सो यहां पर ये हो जाएगी माइनस कॉस y, और इस तमाम पर भी लिमिट्स आ जाएंगी जो कि क्या है, 0 से लेके π/2 तक। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। अब आपको सिंपली लिमिट्स को प्लेस करना है, तो ये 2 एज इट इज रहेगा, तो y की जगह अपर लिमिट क्या आ जाएगी, π/2, क्योंकि पहले अपर लिमिट लगाते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं 2, और y की जगह क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सो इस तरह से हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस कर ली है। प्लस आगे चलते हैं, सो यहां पर भी ये नेगेटिव साइन है और साथ यहां पे कॉस, सो y की जगह पहले अपर लिमिट आएगी π/2, और फिर क्या आएगा, माइनस फॉर्मूले का आएगा और माइनस कॉस, और y की जगह लोअर लिमिट आ जाएगी जो कि क्या होगी, 0 होगी। तो ये कुछ इस तरह की सिचुएशन यहां पर बन रही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, सो यहां पर ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे cos π/2 भी ऑल नो 0 होता है। सो इस तमाम को सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो बीटा ऑप्शन होगा, दैट इज π+1। सो बीटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कही जा रही है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, किसके ऊपर, एक कर्व है और वो ये कर्व की इक्वेशन आपको दे दी गई है, और इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। अब अगर हम रिकॉल करें या कॉन्सेप्ट रिकॉल करें कि टेंजेंट होता क्या है, तो टेंजेंट भी तो एक लाइन होती है। तो एक मिनट के लिए ये टेंजेंट का वर्ड मिटाकर यहां पर मैं लिख लेता हूं लाइन। सो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है, और लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप ये पढ़ चुके हैं y - y1
is equals to m into x minus x1 which is a point slope form। यानी कि अगर आपके पास पॉइंट है और स्लोप है तो आप यहां पे प्लग इन करें और आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन मिल जाएगी। अब आप नोटिस करें तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो पॉइंट है वो भी आपको पता है, तो ये जो 0 है ये x1 को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो 1 है ये y1 को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहां पर y माइनस y1 की जगह 1 आएगा और m और x माइनस x1 की जगह क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब सिर्फ मामला किसका रह गया, तो मामला रह गया m का, और m क्या है, स्लोप है। सो अब आपको स्लोप कैलकुलेट करनी है। अब हमें जो स्लोप निकालनी है वो स्लोप किसकी निकालनी है, तो आप एक्चुअली जिसकी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं वो है क्या, टेंजेंट। तो क्योंकि आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो आपको स्लोप भी किसकी चाहिए, टेंजेंट की स्लोप चाहिए। और अगर हम रिकॉल करें तो टेंजेंट की स्लोप कैसे फाइंड आउट की जा सकती है, सो वो फर्स्ट डेरिवेटिव से फाइंड आउट की जा सकती है, dy by dx। सो यहां पर अब मैं एक्चुअली कर क्या रहा हूंगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, मैं dy by dx को फाइंड करूंगा। सो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट m और dy by dx कैसे फाइंड होगा, तो ये y आपको दिया हुआ है, तो यहां से आप फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लें। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब जो आप टेंजेंट डिस्कस कर रहे हैं वो इस पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं ना, मतलब x 0 है और y 1 है। सो यहां पर आप क्या करेंगे, 2x की जगह 0 प्लेस कर देंगे, -3 एंड दैट्स इट। y है नहीं, अगर y होता उसकी जगह मैं 1 रख देता, तो मैंने x की जगह 0 और y की जगह 1 के कॉन्सेप्ट के साथ गया। सो यहां से मुझे स्लोप मिल जाएगी। सो यहां पर अगर आप m को देखें तो ये 2 0 0 0 -3, तो स्लोप क्या आ गई है, वो -3 आ गई है। सो अब मुझे सिंपली करना क्या है, सो यहां पर m की जगह मुझे स्लोप को पुट कर देना है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो y - 1 इज इक्वल्स टू m की जगह क्या आएगा, -3 आएगा, और यहां पर x - 0 ऑब्वियसली x होगा तो ये x आ जाएगा। सो -3x को भी उधर शिफ्ट करेंगे तो +3x हो जाएगा। सो दैट विल बी +3x, वहां पे ऑलरेडी +y मौजूद है और साथ ही साथ -1 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो 3x + y - 1 इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो इस तरह से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया इफ लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 27 टू द बेस 9 इक्वल x, तो आपको उस x के बारे में बताना है। तो x के बारे में बताने का मकसद एक्चुअली ये है कि आपको इसके बारे में ही बात करनी है। तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको लॉग की दो प्रॉपर्टीज पता होंगी। तो उन दो प्रॉपर्टीज की बेस पर हम इस क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड्स हैंडल कर सकते हैं। अब वो दो प्रॉपर्टीज क्या हैं, सो उसमें से एक प्रॉपर्टी हम बहुत यूजुअल यूज करते हैं, तो पहले तो उसी प्रॉपर्टी को यहां पे अप्लाई करने लगा हूं। सो यहां पर ये लिखा है लॉग, और ये जो 27 है आप देखें इस 27 पर स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, और इसकी बेस में क्या है, 9 है। तो यहां पर जो मैं पहली प्रॉपर्टी जिक्र करने लगा हूं वो ये है कि अगर हमारे पास कुछ लॉग है जिसकी बेस में a है और x की पावर n है, तो एज पर द प्रॉपर्टी ये जो पावर n होती है ये पहले आ जाती है बिकॉज ऑफ लॉग। तो n इंटू हम लिखेंगे लॉग टू द बेस a, और यहां पर x, ये कुछ इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं ना। सो यहां पर मैं इसी प्रॉपर्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल यूज करने लगा हूं। तो यहां पर ये जो पावर 1/2 है इसे मैं पहले लिख रहा हूं, तो ये 1/2 आ जाएगा, और 1/2 आने के बाद यहां पर क्या होगा, लॉग, और यहां पर 27 है और बेस में क्या है, 9 मौजूद है। तो अब ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अब यहां पर वो दूसरी प्रॉपर्टी जिसका मैं जिक्र करने लगा हूं उसे आप फोकस कीजिएगा। सबसे पहले आप नोटिस करें ये जो बेस में यहां पे 9 लिखा है, मैं इस 9 की जगह क्या लिख सकता हूं, मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूं ना, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 स्क्वायर। अब पॉइंट यह है कि मैंने 3 स्क्वायर लिखा क्यों है, इसकी वजह क्या है, तो अब हम इस पे बात करने लगे हैं। सो यहां पर जो लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि अगर लॉग है और यहां पर x है और उसकी बेस में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले a लिखा था, अगर यहां पर a की पावर में n होता, a की पावर में n होता, यानी कि जो बेस है वो है a पावर n। सो अब क्या होगा, तो हम इसको लिखेंगे लॉग, बेस में a था वो a आएगा, x भी आएगा। अब यहां पर आप देखेंगे वो जो n है पावर के अंदर वो बेस की पावर में था ना, तो ये n जब बाहर आएगा तो अब ये 1/n हो जाएगा। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। सो यहां पर अब मैं इस प्रॉपर्टी को एक्चुअली यूज कर रहा हूं। तो यहां पर बेस में जो 2 है, जब मैं इसको बाहर लेकर आऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये 1/2
2 बनेगा, और अब यहां पे log है, इसकी बेस में ये 3 एज इट इज रहेगा, यहां पर ये 27 भी एज इट इज रहेगा, और ये वो तमाम बात है जो ब्रैकेट्स के अंदर होगी, और ब्रैकेट्स के बाहर क्या है 1/2 है, वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर ये 1/2 इस 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/4 होगा, सो log 27 टू द बेस 3। अब ये यहां तक हम पहुंच जाएंगे। यहां तक पहुंचने के बाद अब हम एक आखिरी बात लॉग से रिलेटेड करेंगे और ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है? सो मुझे इसको सॉल्व करना है ना, log 27 टू द बेस 3 को। तो ये कैसे करना है? तो इसके लिए बहुत सिंपल, आपने ये देखना होता है कि बेस में क्या लिखा है, 3 लिखा है। अब सिर्फ आप ये सोचें कि 3 की क्या पावर लेने से 27 आ जाए, तो क्योंकि 3 की पावर 3 लेने से 27 आ जाता है, सो इसीलिए इस सारे का आंसर क्या होगा, वो 3 होगा, क्योंकि 3 की पावर 3 लेने से 27 आ रहा है ना, इसीलिए हमें यहां पे 3 लिखना है, तो ये 3 आ जाएगा, और यहां पे बाहर क्या मौजूद है, 1/4 मौजूद है, सो ये इस तरह से हो जाएगा, एंड ओवरऑल दिस विल बिकम 3/4। अब आप नोटिस कर सकते हैं कि इस तमाम का आंसर क्या आ चुका है, 3/4 आ चुका है, सो एक्स का आंसर भी क्या है, 3/4 है, जो कि चार्ली ऑप्शन में है, तो चार्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है सॉल्यूशन ऑफ, और यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक है बिकॉज एक्स के ऊपर स्क्वायर है, और साथ ही साथ ये इनइक्वालिटी है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। सो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन जो है वो अक्सर और बेशतर ई कैट के अंदर देखने को मिलता रहता है, जैसा कि यहां पर भी आप ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देख रहे हैं। सो इसको हैंडल करने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये है कि यहां पर ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर इस 10x को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये -10x, और इसी तरह से इस -11 को भी मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ये +11, और ये ग्रेटर देन का सिंबल एज इट इज रहेगा जो मौजूद था, और यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा, तो यहां पे क्या आ गया, 0 आ गया। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। सो मैंने वो जो क्वाड्रेटिक होता है, जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सो कुछ इस तरह से मैंने उसको जो है वो एक तरफ कंप्लीट कर लिया है। अब आपको करना यह है कि आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हैंडल करते हुए सबसे पहला काम यह करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। सो यहां पर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा हूं, सो एक्स स्क्वायर -10x + 11। तो इक्वेशन बनाने के लिए करना यह होगा कि इन इक्वालिटी की जगह आप इक्वल लगा देंगे, इक्वल टू 0। सो नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक्चुअली एसोसिएटेड इक्वेशन होगी, जो यहां से आप इसके साथ एसोसिएटेड है ना, यहां से आपने इक्वेशन बनाई है, तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन कहेंगे। अब आपको करना यह है कि इस इक्वेशन से आपको x को कैलकुलेट कर लेना है। सो मैं यहां पे स्ट्रेट अवे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ये 1 लिखा हुआ है, सो a की वैल्यू 1 होगी, फिर यहां पर ये -10 है, तो ये b की वैल्यू होगी, और ये 11 किसकी वैल्यू होगी, c की वैल्यू होगी। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं x को कैलकुलेट कर लूंगा, जो कि क्या होता है, -b ± स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -10 स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, वो 1 है, और c की वैल्यू क्या है, वो 11 है। सो ये इस तरह से आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये 2, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। सो मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने की वजह ये भी थी कि अगर हम यहाँ पर सिचुएशंस को देखें, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें जो आपको लुक एक नजर आ रही है वो रेलिवेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सो दैट इज वाई मैंने भी इसको इस तरह से कर लिया। सो अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं, सो दिस विल बिकम +10, यहाँ पे ये प्लस माइनस होगा, सो दैट -10 स्क्वायर विल बी 100, और ये 4 11 44। सो 100 में से आपको 44 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो इट विल बी 56, एंड इसका ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 आएगा। सो यहां पर ये 10 ± ये जो 56 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 14, क्योंकि 56 क्या होता है, 14 × 4 होता है ना, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में भी 2 मौजूद है। सो न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन लेंगे, तो यहां पर रह जाएगा 5 ± यहाँ पे रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 14, और जो न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकलेगा वो नीचे वाले 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से आपको x के बारे में ये पता चल चुका है कि x जो है वो कुछ इस तरह से है। सो ये हमारे पास सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। तो x के ये 2 रूट्स जो हैं वो आ गए हैं। एक क्या आया है, 5 + स्क्वायर रूट ऑफ 14, और एक आया है 5 - स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब इसके बाद आपको जज करना है कि इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन क्या होगा, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि अगर
मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं जो कि क्या है, क्वाड्रेटिक है, सो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, वो पैराबोला होती है, वो एक यू शेप होती है। अब इसका ग्राफ दो तरह का हो सकता है, ये यू शेप हो सकती है, ये यू शेप हो सकती है, और डिपेंड करता है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो ये वाली यू शेप होगी, और अगर यहां पर नेगेटिव होता तो ये दूसरी वाली यू शेप होती। सो राइट नाउ एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पॉजिटिव है, सो ग्राफिकली ये किस तरह की सिचुएशन बन रही होगी, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन बन रही होगी, ये ऊपर की तरफ ओपन होगी, और फर्दर यहां पर ये लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, लेट्स से ग्राफिकली ये एक्स एक्सिस है, ये मैं एक्स एक्सिस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये जो एक्स की वैल्यूज आई हैं ये किसको शो कर रही हैं, तो एक एक्स की वैल्यू यहां पर होगी जो कि क्या होगी, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14, और एक एक्स की वैल्यू यहां पर होगी जो कि होगी 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये आगे होगी, और एक नेगेटिव वैल्यू है, ये ऑब्वियसली पीछे होगी। ग्राफिकली इस तरह से सिचुएशन बन रही है, तो ये हमारे पास ओवरऑल यहां पर सिचुएशन एग्जिस्ट करती है ग्राफिकली। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये जो तमाम क्वाड्रेटिक है इसका आंसर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 का मतलब यह है कि इतना हिस्सा जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है ना, तो एक्स एक्सिस से ऊपर होना चाहिए। अब आपने सिर्फ नोटिस ये करना है कि एक्स एक्सिस से ऊपर कहां पर सिचुएशन बन रही है। सो एक्स एक्सिस से, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से ऊपर ये सिचुएशन आपको नजर आ रही है, और ये सिचुएशन कहां पर नजर आ रही है, 5 प्लस स्क्वायर रूट 14 से आगे नजर आ रही है। तो इसका मतलब है एक्स जो है वो बड़ा होगा 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 14 से, और साथ ही साथ यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है कि यहां पर वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस से ऊपर है, और ये वो जगह क्या है, ये 5 माइनस स्क्वायर रूट 14 से पीछे है, तो x की वैल्यू 5 माइनस स्क्वायर रूट 14 से क्या हो सकती है, पीछे भी हो सकती है, क्योंकि उससे आगे भी x एक्सिस से ऊपर ग्राफ है और उससे पीछे भी x एक्सिस से ऊपर ग्राफ है। सो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यही दो रीजंस होंगे कि x की वैल्यू 5 प्लस स्क्वायर रूट 14 से बड़ी होगी और 5 माइनस स्क्वायर रूट 14 से छोटी होगी। अब आप नोटिस करें तो यही बात कहां पर आपको नजर आ रही है कि x की वैल्यू 5 प्लस स्क्वायर रूट 14 से बड़ी होगी, या x की वैल्यू छोटी होगी किससे, 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 14 से, और आपको ये नजर आ रहा है अल्फा ऑप्शन में। सो अल्फा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को हैंडल कर सकते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर ग्राफ्स एंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को समहाउ हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं इसमें क्या कहा गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वी हैव another inequality, यहां पर आप देख सकते हैं, और आपसे कहा जा रहा है then which of the following is true, इनमें से कौन सी बात ट्रू है। सो यहां पर इस इक्वेशन को, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी है, इनफैक्ट इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करने के लिए मैं बैक सॉल्व टेक्निक को यूज कर लेता हूं। जैसा कि अगर आप अल्फा की बात करें तो अल्फा में क्या कहा जा रहा है, अल्फा में कहा जा रहा है कि जो x है वो इक्वल हो सकता है 1 के, और फिर वो 1 से बड़ी वैल्यूज भी हो सकती हैं। यानी कि अगर मैं रियल लाइन की बात कर लूं तो कहा जा रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब यह है कि x 1 पुट कर लें या 1 से बड़ी वैल्यूज पुट कर लें तो ये जो है ये सेटिस्फाई होगी। इसको आप चेक कर लेना। सो यहां पर मैं x की जगह 1 रखता हूं और देखता हूं कि क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो यहां पर जब मैं x की जगह 1 रखूंगा तो 1 माइनस 3 इस पे मॉड, और इट इज लेस देन और इक्वल्स टू, और यहां पे 1 प्लस 5 और इस पे भी क्या होगा, मॉड होगा। सो 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉड प्लस 2 होगा, एंड लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस 5 6 का मॉड 6 ही होगा। तो क्या 2 छोटा होता है 6 से, यस, तो ये ट्रू आ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 1 के लिए ये इनइक्वालिटी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। अब आप ऐसा करें, 1 से बड़ी वैल्यूज रखकर देख लें, लाइक 2 रखकर देख लें, एक आसान वैल्यू चूज कर लें, 3 रखकर देख लें, सो आप स्टिल देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी। सो क्या मुझे इसका आंसर अल्फा कर देना चाहिए? सो ऐसा नहीं है, हम वेट करेंगे और हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। अब अगर आप बीटा ऑप्शन को देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि x की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। यानी कि अगर मैं ग्राफिकली देखूं तो इसका मतलब यह होगा कि यहां पर कहीं अगर 0 है, सो x की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, तो तब भी ये ट्रू आएगा। आप इसको भी चेक कर लें। यानी यहां पर आप x की जगह जरा 0 रखें, तो जब आप 0 रखेंगे तो 0 माइनस 3, सो माइनस 3 का मॉड लेंगे तो वो प्लस 3 हो जाएगा। यहां पर भी आप 0 रखें, 0 प्लस 5 का मॉड लेंगे तो 5 आएगा। तो क्या 3 लेस देन और इक्वल टू 5 होता है? यस, ये भी ट्रू आ रहा है। सो इसका मतलब है कि 0 पे भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। सो अभी तक की इंफॉर्मेशन में
अल्फा भी ट्रू हो रहा है और बीटा भी ट्रू हो रहा है। जरा चार्ली को देखें, चार्ली में क्या कहा जा रहा है। सो चार्ली कहता है कि एक्स की वैल्यू बराबर हो सकती है -1 के और फिर -1 से बड़ी वैल्यूज। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर रियल लाइन की बात करूं तो यहां पे कहीं -1 है, तो कहा जा रहा है कि एक्स -1 हो सकता है और -1 से बड़ा हो सकता है। सो यहां पर मैं x की जगह -1 रखकर देखता हूं और देखता हूं कि क्या उससे ये ट्रू आता है। सो यहां पर अगर मैं x की जगह -1 रख लेता हूं तो यहां पे मैं इसको प्लेस कर रहा हूं। सो -1 और आगे यहां पे -3 है, इसका मॉड है लेस देन और इक्वल्स टू, यहां पर x की जगह -1 आगे +5 है और इसका भी मॉड है। सो दैट विल बी -4 का मॉड +4 होगा लेस देन और इक्वल्स टू -1 + 5 4 का मॉड भी 4 होगा। तो क्या ये ट्रू है? यस, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि 4 जो है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है, तो 4 इक्वल टू 4 तो होता है ना। सो एक बात तो ट्रू हो रही है, सो ये भी ट्रू है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप x -1 लेंगे तभी ये इनइक्वालिटी क्या आ रही है? ट्रू आ रही है। सो अभी आप देखें तो अल्फा से भी ट्रू है, बीटा से भी ट्रू है, चार्ली से भी ट्रू है। तो अब मुझे आंसर क्या करना है? तो हम वो ऑप्शन चूज करते हैं जो बेस्ट ऑप्शन होता है, जो आपके अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है। सो अगर आप देखें तो इसमें वो कौन सा ऑप्शन है जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है? तो वो एक्चुअली चार्ली ऑप्शन है। चार्ली ऑप्शन ये कहता है कि x की वैल्यू बराबर हो सकती है -1 और -1 से बड़ी भी हो सकती है। तो -1 से जब आप बड़ा कह देंगे उसमें ये 0 भी आ जाएगा जो कि बीटा में डिस्कस हो रहा है, और 0 से आगे 1 भी आ जाएगा जो अल्फा में डिस्कस हो रहा है। तो जब आप चार्ली ऑप्शन आंसर करेंगे तो बीटा और डेल्टा तो चार्ली के अंदर ही डिस्कस हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कर रहे होंगे? वो चार्ली ऑप्शन करेंगे, क्योंकि चार्ली के अंदर ही बाकी ऑप्शंस भी कवर हो रहे हैं। सो इस तरह से हम चार्ली आंसर कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहां पे आपको क्या कहा गया? सो कहा गया इफ द लाइन, सो ये एक लीनियर इक्वेशन है जो कि ग्राफिकली लाइन होगी। यहां पे ये लिख भी दिया गया है कि ये लाइन है, और कहा जा रहा है कि ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है कर्व को, और ये आपको कर्व बताई गई है और आपको ये बताना है कि वो किस जगह पर इंटरसेक्ट करती है। सो हमें ये तो पता है कि इसका ग्राफ ये लाइन बनेगी, लेकिन इसका ग्राफ क्या होगा हमें नहीं पता। सो लेट्स से कि इसका जो ग्राफ बनना है वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा, और ये हमारे पास लाइन है जो कि हो सकता है कुछ इस तरह से हो। सो ये जो लाइन है वो इसके ग्राफ को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, या लेट से इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट की खास बात क्या है? तो इस पॉइंट की खास बात ये, इसका कुछ x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ y कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये पॉइंट इस कर्व पर भी लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो उन दोनों की इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब वो जो भी पॉइंट है वो पॉइंट आपको ऑप्शंस के अंदर दिया हुआ है। सो यहां पे बैक सॉल्व टेक्निक को यूज करेंगे, और आप करेंगे क्या कि आप ऑप्शंस के अंदर जो दिए हुए पॉइंट्स हैं इनको पुट करेंगे इक्वेशंस के अंदर, और आप देखेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो पॉइंट दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो ये अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की। सो अब हम इस क्वेश्चन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर अगर मैं स्टार्ट करूं अल्फा ऑप्शन से, सो यहां पर x की वैल्यू क्या है? वो 1/2 है, और y की वैल्यू क्या है? वो -17/4 है। तो ये x और y की वैल्यूज अपनी पहली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x की जगह 1/2 -2 और y की जगह -17/4 को प्लेस करते हैं, और देखते हैं कि क्या इससे आंसर 9 आता है। सो यहां पर ये 2 1 2 2 2 4 होगा। सो ये 1/2 है, ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये 17/2 है, और इक्वल के दूसरी तरफ 9 है। यहां पर एलसीएम 2 आएगा, ये 1 + 17 होगा, 1 + 17 18 18/2, ये भी 9 और इक्वल के दूसरी तरफ भी 9। तो ये सेटिस्फाई हो गया है। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पॉइंट अल्फा में मौजूद है उसने आपकी पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप अल्फा इसका आंसर कर दें। आपको यह भी देखना है कि ये जो पॉइंट है ये दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, तभी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। सो यहां पर अब मैं क्या करूंगा? x की जगह 1/2 यहां पे पुट करूंगा, तो x की जगह 1/2 और y की जगह क्या है? -17/4 है। सो -17/4 प्लेस कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -17/8 बनेगा, और आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ -17/8 ही है। तो ये पॉइंट
अल्फा में जो है उसने दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया है। सो अब ये बात बड़ी क्लियर हो गई है कि वो जो अल्फा है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। लेकिन यहां पर आप देखें एक डेल्टा ऑप्शन भी दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है बोथ अल्फा एंड बीटा। सो जैसे मैंने अल्फा को चेक करके ये कंफर्म कर लिया है कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप बीटा को भी चेक कर लें और वो भी क्या करेगा, वो भी इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अल्फा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और बीटा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो हम डेल्टा इसका आंसर करेंगे बोथ अल्फा एंड बीटा। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्या कहा गया, सो यहां पे आपको डेरिवेटिव लेना है e पावर ln ऑफ x। अब ये बात हम जानते हैं कि जो e होता है और ln होता है ये एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। तो जब डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो एक दूसरे को किल कर देते हैं। सो यहां पर एक्चुअली जब आपने डेरिवेटिव लेना है, ये जो d बाई डी एक्स है ये डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ इस x का होगा। सो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 होता है। तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर अल्फा हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक ही सिर्फ ये है कि अगर आपको ये पता है कि e और ln एक दूसरे को किल करते हैं, एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, तो बस कहानी खत्म और फौरन हम इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहां पर देखते हैं क्या कहा गया। तो कहा गया है 3 फेयर डाइस आर रोल्ड, यानी कि जो लूडो के दाने हैं, 3 लूडो के दानों को क्या किया गया है, रोल किया गया है और आपको बताना क्या है, और उनको एक साथ रोल किया गया है साइमल्टेनियसली। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तमाम जो डाइस हैं शो द सेम नंबर, के उन तमाम के ऊपर क्या आ रहा हो, सेम नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो आ रहे हों। अब क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी इवेंट की तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की तो वो क्या होगी। सो हम ये बात जानते हैं कि जो एक लूडो का दाना है उससे हमें 6 पॉसिबल आउटकम्स मिल सकती हैं एक लूडो के दाने से। तो एक लूडो के दाने के लिए 6, यहां पर कितने लूडो के दाने हैं, 3 लूडो के दाने हैं। तो पहले के लिए 6 एंड दूसरे के लिए 6 एंड तीसरे के लिए 6, तो तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहां पे जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, तो ये 6 इंटू 6 इंटू 6, तो इसको मैं 6 इंटू 6 36 में जानबूझकर इसको इस तरह से लिख रहा हूं। उसकी वजह क्या है अभी हमें कुछ देर बाद पता चल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इवेंट से मुराद जिसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं ना। सो यहां पर जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि ऑल 3 डाइस के जो तीनों डाइस हैं उसके ऊपर क्या हो, शो द सेम नंबर, के तीनों के ऊपर सेम नंबर शो हो रहा हो, सेम नंबर ऑफ डॉट्स हो। तो अब देखते हैं कि ये कितनी तरह से हो सकता है। तो इवेंट्स की अगर हम बात करें तो एक तो ये है पहले डाइस पर 1 हो, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी, तीनों डाइस के ऊपर क्या आ रहा हो, 1 1 1 आ रहा हो, या तीनों पे 2 2 2 आ रहा हो, या तीनों पे 3 3 3 आ रहा हो, और अगर आप इसी तरह से चलें तो तीनों पे 6 6 6 आ रहा हो। तो ये वो तमाम पॉसिबिलिटीज हैं जो हम यहाँ पे चाहते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इवेंट्स हैं अगर हम इन्हें गिन लें तो ये तादाद में कितने हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 इस तरह की सिचुएशंस बनती है ना, तो ये 6 हैं। सो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, वो 6 हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या थी, तो मैंने जानबूझ के 6 इंटू 36 लिखा हुआ था ना, उसकी वजह ही ये थी क्योंकि मैं 6 इस 6 से कैंसिल कर दूंगा। सो ओवरऑल दिस विल बिकम 1/36, और अब आप देख सकते हैं 1/36 कहां पर है, इट इज इन चार्ली ऑप्शन। सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पे क्या कहा गया, सो कहा गया है कि इस बार 2 फेयर कॉइन्स, तो अब हम जिक्र कर रहे हैं सिक्कों का, कॉइन्स का। सो 2 कॉइन्स हैं, उनको क्या किया गया है, टॉस किया गया है साइमल्टेनियसली। सो अब जब आपने 2 कॉइन्स को टॉस किया है तो क्योंकि कॉइन्स 2 ही हैं तो हम इसको मैन्युअली कर लेते हैं, इसको फौरन बना लेते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि 2 कॉइन्स हैं तो पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे कॉइन पे हेड आ जाए, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो बस यही हो सकता है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये हैं वो तमाम पॉसिबिलिटीज। तो ये जो तमाम पॉसिबिलिटीज होती हैं इसी को तो हम सैंपल स्पेस बोलते हैं कि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, इनका जो सेट बनता है। तो यहां पर अगर मैं आपसे सैंपल स्पेस की बात करूं तो ये कितने की है, 1 2 3 4, तो इसमें 4 सिचुएशन बन रही है ना, तो यहां पे मैं 4 लिख लेता हूं। फर्दर कहा गया है व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। अब वही बात है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब आप यहां पर देखें तो सैंपल स्पेस क्या है, वो हमारे पास 4 की है। अब नंबर ऑफ इवेंट्स पे आते हैं, तो उसके लिए पहले हम देख लेते हैं कि इवेंट है क्या। सो हम चाहते क्या हैं कि जी ऑब्टेनिंग
एट लीस्ट वन हेड। अब इसका मतलब समझिएगा, तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब यह नहीं है कि वन हेड आए, इसका मतलब यह है कि कम अज कम एक हेड आए, कम अज कम। अब कम अज कम एक हेड की बात करें तो इसमें कम अज कम एक हेड आ रहा है, इसमें कम अज कम एक हेड तो आ ही रहा है, तो कहा गया है कम अज कम एक हेड, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, तो इसमें देखें एक से ज्यादा हेड है तो ये भी काउंट हो जाएगा कम अज कम एक हेड के अंदर। तो ये कितने हैं, ये 3 हैं, तो ये तीनों हमारे इवेंट्स में आ जाएंगे। तो यहां पर अगर मैं नंबर ऑफ इवेंट्स स्ट्रेट अवे जज कर लूं तो वो तादाद में कितने हैं, वो 3 हैं। सो यहां पर नंबर ऑफ इवेंट्स की जगह 3 आएगा, सो इट विल बी 3/4। और आप नोटिस कर सकते हैं इट इज इन चार्ली ऑप्शन, सो चार्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सो हम इसको इस तरह से मैनुअली जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। सो इन दैट क्वेश्चन कहा गया है कि आप पर्टिकुलर टॉय, तो कोई एक टॉय है, इज टू बी गिवन टू वन पर्सन, तो वो एक शख्स को देना है आउट ऑफ 5। सो कोई एक टॉय है, वो कोई एक टॉय है और उस एक टॉय को देना है, लोग कितने हैं, 5 लोग हैं। सो यहां पर लेट से वो जो 5 लोग हैं वो इस तरह से मैं बना लेता हूं। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, के कितने मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, कैन द टॉय बी गिवन, कि वो टॉय जो है वो दिया जा सके। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। सो ये एक टॉय है, ये इसको दिया जा सकता है एक तरीका, इसको दिया जा सकता है दूसरा तरीका, इसको दिया जा सकता है तीसरा तरीका, इसको दिया जा सकता है चौथा तरीका और इसको दिया जा सकता है 5वां तरीका। तो क्योंकि 5 लोग हैं तो कितने तरीके होंगे, 5 तरीके होंगे। सो यहां पे स्ट्रेट अवे इसका आंसर 5 हो जाएगा, विच इज इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारी डिस्कशन कंप्लीट होती है।